विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अयोध्या के लिए 9 नवंबर की तारीख ऐतिहासिक रही। योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक राजधानी लखनऊ से बाहर रामनगरी में संपन्न हुई। इस बैठक के माध्यम से जहां भाजपा ने राम और अयोध्या के प्रति अपनी भावना को प्रदर्शित किया, तो वहीं इसके जरिए एक बार फिर भगवा एजेंडे को धार दी गई। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की अहमियत को देखते हुए अयोध्या में हुई कैबिनेट की बैठक कई मायनों में अहम रही। अगले साल 22 जनवरी को भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हुई ये बैठक इस बात के संकेत है कि राम और अयोध्या आज भी बीजेपी का कोर एजेंडा है। रिपोर्ट देखिए। रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर, पूरे विश्व को हर्षित करने वाला। अगले साल 22 जनवरी को दिव्य और भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। 23 जनवरी से श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन और पूजा कर सकेंगे। इससे पहले रामनगरी में योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही कैबिनेट के तमाम सहयोगी मौजूद रहे। इस बैठक में जहां कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली, वहीं बीजेपी के कोर एजेंडे में अयोध्या और राम मंदिर की अहमियत भी पता चली। विकास के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रास्ते पर चल रही बीजेपी के लिए अयोध्या सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी राम मंदिर बड़ा मुद्दा होगा। बीजेपी ये बताने में कोई कोर कसर नहीं बाकी छोड़ेगी कि जन्म स्थान के साथ ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण उसके एजेंडे में शामिल रहा, जबकि विपक्षी दल इस पर खुलकर बोलने से परहेज करते रहे। बीजेपी ये संदेश देने का भी भरपूर प्रयास करेगी कि राम मंदिर की लड़ाई में किस तरह उसने संघर्ष किया, जिसके फलस्वरूप अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या में संपन्न हुई योगी कैबिनेट की बैठक लोगों की याददाश्त को तरोताजा रखने की कोशिश मानी जा रही है। युग की ओर जा रही है, पूरी दुनिया आज अयोध्या की तरफ आकर्षित हो रही है और इस दृष्टि से आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट का राम जन्मभूमि में दर्शन करना, श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यों को वहां नजदीक से अवलोकन करना और उसके उपरांत श्री राम संग्रहालय में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई। कैबिनेट में कुल 14 प्रस्ताव आए। इन 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों में जो प्रस्ताव थे, सबसे पहला प्रस्ताव था उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन, यानी उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण के गठन का एक प्रस्ताव है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। दुनिया के अंदर भी और देश के अंदर भी उन देशों ने प्रगति की जिनके पास जितना बेहतर जलमार्ग है। साल 1980 में बीजेपी ने अपने जन्म के साथ ही 3 प्रमुख मुद्दों को अपने एजेंडे में शामिल किया। इनमें से 2 मुद्दे जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करना और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। तीसरा और महत्वपूर्ण मुद्दा एक देश एक कानून का है, जिसे लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को गरमाने का प्रयास होगा। ये तीनों ही मुद्दे ऐसे हैं जो बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति को सूट करते हैं। इन मुद्दों पर जहां बीजेपी खुलकर बात करती है, तो वहीं विपक्षी दल असमंजस में फंसे हुए दिखाई देते हैं। इसकी एक मुख्य वजह वोट बैंक पॉलिटिक्स है, जहां बीजेपी का फोकस देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी पर है, वहीं विपक्षी दल हिंदू मुसलमान वोट बैंक के बीच बटे नजर आते हैं।
कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों पर बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है और कहीं न कहीं उसे लाभ भी मिला है। जबकि विपक्षी दल फिलहाल एक साथ एकजुट तो नजर आते हैं, लेकिन बीजेपी के हिंदुत्व की कोई काट उनके पास नहीं है। सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर कई बार विपक्ष ने चलने की कोशिश जरूर की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह उनके पास कोई फायर ब्रांड चेहरा नहीं है जिस पर लोग यकीन कर पाएं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष अब PDA यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जातीय जनगणना की बात कर रहा है। अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक को धार्मिक और राष्ट्रवाद के मुद्दे को धार देने के तौर पर देखा जा रहा है। इसके माध्यम से बीजेपी अपने वोटरों को सीधा और सरल संदेश दे रही है। कैबिनेट बैठक से ठीक पहले रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि हमेशा की तरह बीजेपी सरकार के शीर्ष एजेंडे में अयोध्या ही है। इससे पहले 29 जनवरी 2019 को कुंभ मेले के दौरान सभी कैबिनेट मंत्रियों ने गंगा में डुबकी लगाने के बाद कैबिनेट बैठक में हिस्सा लिया था। संकेत साफ है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ऐसा माहौल बने जिसका संदेश दूरगामी हो और 2024 सियासी समर में मतदाताओं पर इसका असर दिखे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मथुरा में वृंदावन कॉरिडोर और उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का निर्माण बीजेपी इन्हें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़ती है। 4 धाम यात्रा मार्ग, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का विकास समेत तमाम ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जो बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति को धार देते हैं। बीजेपी से भारत का सांस्कृतिक पुनर्उदय बताती है, लेकिन विपक्ष इसे तुष्टीकरण के चश्मे से देखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो जाहिर तौर पे ये बैठक हुई और इस बैठक के माध्यम से जहां भाजपा ने राम और अयोध्या के प्रति अपनी भावना को प्रदर्शित किया, तो वहीं इसके जरिए एक बार फिर से भगवा एजेंडे को धार दी गई है। अब ऐसे में ये तो साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुद्दा कितना अहमियत रखता है और बीजेपी का ये कोर एजेंडा है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ नीता वाजपेयी जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत नीता जी आपके साथ करते हैं। नेता जी, ये जो योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक अयोध्या में जो 14 मसले रहे उन पर सर्वसम्मति बन गई, ये क्या बताता है, ये क्या जताता है? सबसे बड़ी बात तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और सबसे अच्छी चीज है कि हमने अपने जो एजेंडा में रखा था 370 हटाना अयोध्या का, और उसके बाद अभी एक देश एक कानून है, बहुत सारी चीजें उनको हम पूर्ण करके दिखा रहे हैं और हम ये अपनी जो हमने वादा किया था उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। और आज अयोध्या में जो हुआ वो तो एक आपको तारीख पता होगी 9 नवंबर, ये कितना महत्व रखता है अयोध्या के लिए आज के दिन राम मंदिर निर्माण के लिए। इसको देखते हुए और दीपोत्सव होने वाला है, हमारा दीपोत्सव होने वाला है जो परसों, तो उसको भी देखते हुए सारे वहां पे जितनी व्यवस्था देखनी है, कहते हैं ना एक पंथ दो काज, तो वहां पे जाके एक तो कैबिनेट की बैठक थी, दूसरा वहां के कार्यकलाप कितना ज्यादा आगे क्या क्या हुआ है, क्या कमियां हैं, क्या और होना है, सबका एक जैसे सर्वे करना कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। तो वो एक तरह से ये माना जा सकता है कि एक पंथ दो काज है, दोनों काम एक साथ पूर्ण करना ये भाजपा को ही आता है और किसी को नहीं आता। ठीक है अशोक जी, क्या वाकई लगता है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे को धार देने की कोशिश कर रही है? अगर फिर ये मुद्दा उठेगा, इसको धार दी जाएगी, इसको उठाया और भुनाया जाएगा, तो फिर आप लोगों को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है? लेकिन नेहा जी, हमें इस मुद्दे से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि भगवान राम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट नहीं है। भगवान राम सबके हैं, पूरे दुनिया के भगवान राम।
और सब पे उनका आशीर्वाद है। रह गई बात भारतीय जनता पार्टी जो उनके नाम पे दुकान चलाती है, नेहा जी आप ये बताइए भगवान राम के आदर्शों को कितना ये लोग मानते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। आप भगवान राम के आदर्शों पे भी थोड़ा बहुत अगर 10-5% भी अमल कर लें तो ये सवाल नहीं खड़े होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है भगवान राम को, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी वाले क्या करते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने माँ सीता की अस्मिता की रक्षा के लिए रावण का वध किया था, लेकिन यहाँ पे कई जो नारियां हैं, दर्जनों नारियां हैं जो सीता रूपी नारियां हैं, जिनके लिए रावण की भूमिका अदा करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, और वही रावण आज भी नारियों का शोषण कर रहे हैं। तो ये भगवान राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम की जो अवधारणा रही है, उस अवधारणा पे क्षति पहुंचाने का काम ये लोग कर रहे हैं। भगवान राम ने अपने पिता के वचनों को रखने के लिए नेहा जी 14 वर्ष का वनवास चुना था, सत्ता पे लात मार दिया था उन्होंने, लेकिन ये सत्ता के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं इसकी कल्पना करना, मतलब कल्पना नहीं कोई कर सकता। पुलवामा घटना हुए आपको याद होगा नेहा जी, 24 घंटा भी नहीं बीता था, ये लोग शहीदों की चिताओं की आग नहीं ठंडी हुई थी, अब फोटो उनका लगा लगा वोट मांगना शुरू कर दिए थे लोग। तो ये देखिए भगवान राम के आदर्शों को फिर मैं वही कहूंगा थोड़ा सा मान लेते। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज अयोध्या में जितने प्रस्ताव इन्होंने 10 या 12 प्रस्ताव इन्होंने पास किए, अगर उन प्रस्तावों में एक प्रस्ताव भी पास कर देते कि अगर कोई नारियों का शोषण करने वाला हमारा नेता है, हम उसको संरक्षण नहीं प्रदान करेंगे। एक प्रस्ताव पारित कर देते कि जो 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में जो 19,000 पिछड़ों दलितों के आरक्षण को हमने भारतीय जनता पार्टी सरकार ने घोटाला किया है, हम उसको कानून बना के वापस करेंगे। इन्हें ये अगर आज ये घोषणा कर देते कि जो डायल 100 की महिला संवाद अधिकारी जो हैं हमारी बहनें, माताएं बहनें जो वहाँ पे लाठियां खा रही हैं अपने चंद रुपयों के लिए, कि उनको 11,000 11,500 है मांग रही हो। आज महंगाई के जमाने में कितना मुश्किल घर चलाना नेहा जी। तो अगर ये सरकार एक प्रस्ताव पारित कर देती कि उन महिलाओं के ऊपर जो बलवा जैसी धाराओं के तहत मुकदमा किया गया, पुरुष कांस्टेबलों द्वारा उनको गलत तरीके से छुआ गया, तो इस तरह के जो शोषण कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार, वो एक प्रस्ताव पारित कर देती। ये बात करते हैं, बड़ी पौराणिक बात करते हैं कि नारी शक्ति बंधन, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? नारियों के शोषण करने वाले को संरक्षण दे रहे हैं। नारियों का आज ये बताइए 112 नंबर की जो समाज अधिकारी शोषण सरकार किस स्तर तक कर रही है? तो ये कहीं न कहीं इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन रत्नाकर सिंह जी, सीधा मैं रुख आपका कर लेती हूँ। ये देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हिंदुत्व, हिंदू इसी मुद्दे पर उतर आई है। क्या इसकी काट है कांग्रेस पार्टी के पास? क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने की कोशिश तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई मर्तबा हुई, लेकिन पूरी तरह से काट तो नहीं ढूंढ पाए आप लोग। देखिए नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी आज मुद्दा विहीन हो गई, और मुद्दा विहीन इसलिए हो गई है कि जो जनता ने इनको चुना जिस चीज के लिए, जो इनकी महंगाई को कम करेंगे, बेरोजगारी को कम करेंगे, रोजगार देने का अवसर प्रदान करेंगे, तो जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको हल करके जनता के जीवन में खुशहाली लाने के लिए इनको अपार बहुमत से चुना। लेकिन आज उनकी उम्मीदों पे ये एक जरा भी खरा नहीं उतरे, इसलिए ये अपना चिर परिचित जो इनका एजेंडा है हिंदुत्व वाला, उसी पूरे एजेंडे पे आ जाए। देखिए भगवान श्री राम जो है आस्था, प्रेम और विश्वास के प्रतीक हैं। भगवान श्री राम किसी राजनीति के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं। भगवान श्री राम पूजा के लिए और प्रेम भावना के लिए, लेकिन इन्होंने भगवान के नाम पे राजनीति किया है और राजनीति करके वोट हासिल करने का काम किया है। भगवान के प्रति इनका कोई श्रद्धा नहीं भाव है। अगर इनका श्रद्धा भाव होता तो ये भगवान के नाम पे भी जो चंदा घोटाला ये नहीं करते। हिंदू महासभा ने जो आरोप लगाया विश्व हिंदू परिषद के ऊपर कि 1400 करोड़ रुपए का जो चंदा इकट्ठा गया राम मंदिर के नाम पे, वो सारा घोटाला कर लिया गया। ठीक है, ठीक है। देखिए सीधे सीधे नेताजी आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं कि भगवान राम के नाम पर आप लोग राजनीति करते हुए आ रखे हैं और अब भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। भगवान हनुमान के नाम पर भी आपने राजनीति की थी कर्नाटक में, उसका खामियाजा आपने भुगता। फिर आखिर इस मुद्दे को इतना उठाया भुनाया क्यों जा रहा है? और अब तो ये भी सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में विपक्ष भी इस बात को कह रहा है, पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसकी बातों को रख रहा है। कह रहे आप भगवान राम की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने की बात कर रहे हैं, एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं,
दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को उनका हक कब मिलेगा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं रत्नाकर जी से ये पूछूंगी और साथ में अशोक यादव जी से। ये बहुत ही ज्यादा महिलाओं के हितैषी बन रहे हैं। भाई साहब, आप इतनी महिला के हितैषी हैं कि नीतीश कुमार जी ने प्रूव कर दिया कि कितनी महिलाओं की इज्जत आप करते हो और महिलाओं के बारे में सोचते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि अयोध्या में राम मंदिर आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे। तो आपकी नॉलेज कितनी, शायद आपकी नॉलेज कम है। वहाँ पे राम मंदिर बनेगा या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, उसमें इकोनॉमिकली पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार जनरेट होगा। शायद आप लोग उथली बातें करने में ज्यादा एक्सपर्ट हो, उस किसी भी चीज के किसी भी मुद्दे की गहराई से जाना आप लोगों का स्वभाव ही नहीं है। आप लोग बस डंडा पकड़ के झंडा लेके निकल लेते हो। नॉलेज के किसी चीज के बारे में जानना चाहिए। अयोध्या का राम मंदिर मिल रहा है तो लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहाँ रोजगार क्रिएट होगा, मंदिर बनाने वाले जो है उनको भी रोजगार मिल रहा है। और जहाँ जहाँ भी इस टाइप की चीजें, साथ में आपकी संस्कृति और सभ्यता को बढ़ावा मिल रहा है। इससे बड़ा क्या चाहिए। और महिलाओं के बारे में तो आप लोग ना बोले तो ही बेहतर है। शर्म से आंखें झुका के महिलाओं के सामने आप खड़े रहिए। ठीक है, आप लोग इस काबिल भी नहीं है कि महिलाओं के सामने सर उठा के रहें। ठीक है, लेकिन एक बहुत जनता आप महत्वपूर्ण, लोगों को कभी माफ नहीं करेगी, जान लीजिए। नहीं, महिलाओं पे आप ले आए, लेकिन सवाल मेरा जो था उस पे आप नेताजी नहीं बोली। आप घूम फिर के महिलाओं पे आ गई। आपको पता था आपको किस पर घेरना है, आप उस मुद्दे पे आ गए। ब्लेम लगाया तो उनसे आपने क्यों नहीं पूछा? नहीं, हिंदुत्व की बात करिए ना आप। हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पिछड़े दलित है, अल्पसंख्यक, उनको तो न्याय दिलाइए। आप हिंदुत्व से आगे बढ़ रहे हैं, उससे क्या होगा बताइए ना। मैं दोनों भाई साहब से पूछूंगी, हिंदू में दलित अलग होते हैं, ये सारी जातियां जिनको मैं जाति का नाम नहीं देती हूँ, हिंदू सिर्फ एक होता है। उसमें ना पिछड़ा होता है, ना अगला होता है, ना ब्राह्मण होते हैं, ना क्षत्रिय होता है, ना कोई हिंदू है। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जाति क्यों बताते हैं? क्यों कहते हैं कि एक ओबीसी का प्रधानमंत्री कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो रहा? क्यों कहते हैं? क्यों अपने आप को ओबीसी बताते हैं? क्यों अपनी जाति बताते हैं? जब आप आगे से क्वेश्चन करोगे तो आपके ही तरीके से आपको जवाब देना होगा। कुछ लोग ना सभ्य भाषा समझते नहीं है। ये तो अब क्लियर हो गया कि इन लोग से सभ्य भाषा ना बोली जाती है ना सुन पाते हैं। तो जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाना होगा। अभी तक इन लोगों ने मुस्लिमों का स्थान तो किया नहीं, उनको और ज्यादा पीछे कर दिया। तो मुस्लिम करते रहे। अब हिंदू समाज को भी डिवाइड करेंगे, छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे हिंदू समाज को। यही ये जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता इनको, कुछ नहीं आता है। सिर्फ एक मुद्दा पकड़ के। ठीक है अशोक जी, क्या वाकई डर गई है क्या समाजवादी पार्टी कि देखिए 2024 के लिए तो एजेंडा पूरी तरह से तैयार है, इससे डर लग रहा है क्या आप लोगों को? नेहा जी देखिए, हमारी नीता बहन जी पिछड़ों की बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ जातिवादी नहीं व्यवस्था है। ये बताइए, बांदा कृषि विश्वविद्यालय में क्या वहाँ पे जो नियुक्तियां हुई, कितने पिछड़ों की दलितों की नियुक्तियां हुई? एक खास जात विशेष के लोगों को भर दिया गया। आप ही के सहयोगी जो आज ओम प्रकाश राजभर हैं, लगातार इस पे सवाल उठाया करते थे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुछ खास जातियों के सारे प्रोफेसरों की नियुक्ति आपने कर दिया, यही ओम प्रकाश राजभर जी उठाते थे। 69,000 नहीं, आप जाति पे आ जाते हैं, लेकिन ये बताइए मुझे कि राम मंदिर जो बनेगा उसमें क्या किसी एक विशेष जाति के लोग ही जाएंगे क्या? देखिए नहीं जाएंगे ना। राम मंदिर एक आस्था का विषय है। हाँ। और उसमें कोई जातिवाद की बात नहीं हो रही राम मंदिर को लेकर के। राम मंदिर के संदर्भ में जो बात हो रही नेहा जी, वो बात सिर्फ यही बात हो रही है कि इन्होंने 2014 में अन्ना आंदोलन का सहारा लेकर के चुनाव जीता। 2019 में पुलवामा का इन्होंने भुनाया। पुलवामा घटना जो हुई, पूरा देश का सेंटिमेंट्स को इन्होंने इनकैश किया और देश के सेंटिमेंट्स को इनकैश करके इन्होंने चुनाव जीत लिया। और 2024 में जो इनके पास जो चुनाव है सामने, इनके लिए अग्नि परीक्षा है। क्योंकि 27 मई को ऑर्गेनाइजर में एक लेख आया था नेहा जी कि मोदी जी का चेहरा अब चुनाव जीतने लायक नहीं बचा है। तो अब इनके पास एक ही रास्ता बचा, भगवान राम, प्रभु राम। और प्रभु राम के नाम पे दुकान चलाने वाले लोग भगवान राम की भगवान के चरणों में जाना गलत है क्या? उनके चरण में जाना गलत है क्या? रत्नाकर जी देखिए, इस तो सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी लेके जा रही है। ये भूल गए कि ताला किसने खुलवाया था?
जैसा कि अभी और पैनलिस्टों ने कहा है हम्म, कि भगवान जो है वो प्रभु श्री राम सिर्फ एक पार्टी के तो नहीं है। प्रभु श्री राम जो है पूरे देश के हैं और 82 करोड़ जो इस देश के हिंदू हैं उन सबके हैं। और ये जो ताला खुलवाने का काम ये भूल जाते हैं और हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम जो है कुछ नहीं करते, हम हिंदुओं के बारे में नहीं सोचते और हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। अरे भाई, इतने सालों तक कांग्रेस में जो सत्ता में शासन में रही तो बहुसंख्यक हिंदू हैं, उन्होंने अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दिया तभी तो हम रहे। हमने उनके लिए उनकी आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए प्रभु श्री राम के मंदिर का ताला भी राजीव गांधी ने खुलवाया। और ये भारतीय जनता पार्टी, ये वही पार्टी है ना जब नरसिम्हा राव के समय मंदिर बनाने का अध्यादेश लाया गया था तो उस अध्यादेश का विरोध किसने किया था? यही छद्म भगवाधारी लोगों ने किया था, जो आज अपने आप को हिंदुत्ववादी बताते हैं। तो ये आप कितने दिनों तक हिंदू के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे वोट लेंगे और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे? आज जरूरत है, देखिए भगवान सबके श्रद्धेय हैं, हर पार्टी के, हर लोगों के, हर हिंदू का श्रद्धेय है। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप इससे ऊपर उठ करके जनता के हितों के बारे में सोचिए। आप अगर जनता के हित के बारे में सोचेंगे, लेकिन अतीत पीछे छोड़ सकता है क्या अशोक जी? अतीत पीछे छोड़ सकता है क्या? नहीं, अतीत देखिए नेहा जी, अतीत तो अतीत ही रहेगा और वो अतीत हमेशा चिपका रहेगा। लेकिन ये अतीत, ये बताइए आपने जो 9 सालों में जो भी देश के साथ विश्वासघात किया, वो चीजें भुलाई जा सकती है जब राम सेवकों पर गोलियां चलवाई गई थी। वही मैं कह रहा था नेहा जी। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम बोलती है, आज ये बताइए भगवान राम के नाम को अगर किसी ने भूल दूषित करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके जो उनसे जुड़े हुए संगठन के लोग हैं। आज जय श्री राम बोल करके तांडव कौन मचा रहा समाज में नेहा जी? जय श्री राम बोल करके लोगों को मॉब लिंचिंग करती जा रही है। जय श्री राम बोलकर तांडव मचाया जा रहा है। जय श्री राम बोलना तांडव मचाना है क्या अशोक जी? नहीं नेहा जी, ये बताइए। नहीं नेहा जी, मैं पूछ रहा हूँ, जय श्री राम का नारा लगा के मॉब लिंचिंग कौन कर रहा है? भगवान राम के नाम को धूल दूषित कौन कर रहा है? आप बताइए। इन्हीं के लोग कर रहे हैं ना, इन्हीं के लोग कर रहे हैं ना, आतंक मचा रहे हैं। भगवान राम के नाम को इन्होंने खराब करने का काम किया। भगवान राम का नाम तो आस्था का विषय है। भगवान राम समाजवाद के असली मतलब भगवान राम को देखा जाए तो समाजवादी व्यवस्था में भगवान राम विश्वास करते थे। उन्होंने सबरी का दिशा मेल दिखाया। लेकिन ये लोग क्या किए? ये आदिवासी समाज के बच्चे के ऊपर खराबी के पेशाब करते हैं इनके लोग। तो आप ये बताइए कि आप आदिवासियों की बात करेंगे, पिछड़ों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, लेकिन जब सत्ता के अहंकार में आप चूर होके उन्हीं के ऊपर शोषण करेंगे, उन्हीं के ऊपर पेशाब करेंगे, उन्हीं के लोगों को लाठियों से मारेंगे, उन्हीं के लोगों की नौकरियां छीनेंगे, उन्हीं के लोगों का रोजगार छीनेंगे। तो आज सवाल तो इस बात का है, जनता सब देख रही है सर। और अतीत देखिए कभी पीछा नहीं छोड़ता है, अतीत हमेशा साथ रहता है और भविष्य में क्या होगा ये किसी ने नहीं देखा। लेकिन जनता सब जानती है, जब सब समझती है और जब वो वोट की चोट देती है तो अपना फैसला भी सुना देती है। बहरहाल वाकई देखने वाली बात होगी 2024 में ये मुद्दे कितने महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन राम के नाम पर ये जंग आगे तेज होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बता रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।